नमस्कार, मैं हूँ राजेंद्र कात्यायन और हमारे साथ आज इस चर्चा में शामिल हैं वरिष्ठ पत्रकार विनय गोयल। आज हम चर्चा करेंगे बिहार की राजनीति की। बिहार में नए सीएम ने शपथ ली है। उसके साथ ही अब बिहार में राजनीतिक माहौल कैसा है और राजनीति का क्या मापदंड रहेगा? अन्य पार्टियाँ किस ओर चलेंगी? उनका अब क्या आगे कार्यक्रम रहेगा? इसी पे हम चर्चा करने के लिए आज यहाँ पे उपस्थित हैं। उससे पहले हमारे दोस्तों से गुजारिश है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी इस चर्चा में क्या आपको अच्छा लगा या क्या आपको कमी दिखी, उसको ज़रूर हमको कमेंट में लिखें। आइए बात करते हैं। गोयल जी, नमस्कार, स्वागत है आपका बहुत-बहुत। आपसे धन्यवाद। हम पहला सवाल यही करेंगे कि बिहार में सम्राट चौधरी ने सीएम पद की शपथ ले ली। बीजेपी में वो उनका समय बहुत ज़्यादा नहीं है, उनको आए हुए 8 साल हुए हैं। बीजेपी में बड़े-बड़े नेता भी थे। आखिर बीजेपी ने ये क्या सोच के उनको सीएम पद का चेहरा बना दिया और क्यों? आपसे पहला सवाल यही। देखिए, बिहार की राजनीति अब ये पूरी तरीके से भाजपा के अंडर में आ गई। जो उनका सबसे बड़ा राजनीतिक शत्रु थे, यानी कि जनता दल यूनाइटेड और उनके करता जाता नीतीश कुमार। नीतीश कुमार को वो काफ़ी समय से शिकंजा कसने की कोशिश में थे, लेकिन सक्सेस नहीं हो पा रहे थे। पिछले 12 साल में नीतीश कुमार को उन्होंने अपने उसमें लेने के लिए कई तिकड़में लगाई, लेकिन वो सक्सेस नहीं हो पाया। उनको लग रहा नीतीश बिहार में भाजपा की मजबूरी थी और पिछला चुनाव जो लड़ा गया, वो नीतीश कुमार के चेहरे पे लड़ा गया। तो विपक्षी दल ये आरोप लगाते हैं कि जनता के साथ धोखाधड़ी की है। भारतीय जनता पार्टी ने नीतीश कुमार को इस कदर इस हालत में पहुंचा दिया कि उनको सिवाय मुख्यमंत्री पद छोड़कर राज्यसभा जाना पड़ा। आप ये सोचिए कि एक प्रदेश का, इतने बड़े प्रदेश का मुख्यमंत्री राज्यसभा जाने के लिए मुख्यमंत्री पद का इस्तीफा देगा। कुछ समझने की बात है, जो आदमी हाथी पे सवारी कर रहा हो, वो खच्चर या गधे पर सवारी करेगा। एक तरीके से ये बहाने बनाए जा रहे हैं, या तो कोई ऐसी की रग उनके हाथ में है, भाजपा के हाथ में है, जिसकी वजह से नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दिया। ये भी हो सकता है कि उम्र का असर उन पे दिखने लगा। मानसिक और शारीरिक रूप से वो इस लायक नहीं रह गए कि बिहार की सरकार को वो हैंडल कर सके। शायद यही वजह रहेगी, भारतीय जनता पार्टी ने कहा ससम्मान आप इधर आ जाए। वरना भारतीय जनता पार्टी तो आपने उनके एक खास स्लोगन है कि भारतीय जनता पार्टी ने ऐसा कोई सगा नहीं जिसको उन्होंने ठगा नहीं। चाहे वो चंद्रबाबू नायडू हो, चाहे वो नीतीश कुमार हो, चाहे शिवसेना हो, शरद पवार की पार्टी एनसीपी हो। तो ये समझ लीजिए कि मौके ये पूरी तरीके से मौका परस्त है। अपने पार्टी का विस्तार करने के लिए ये किसी का भी गला काट सकते हैं, चाहे वो नीतीश कुमार हो। तो ये समझ लीजिए कि बिहार को अब नीतीश कुमार ने भाजपा के हवाले कर दिया। भाजपा अब बिहार को बिल्कुल बेदम करके रहेगी। जो अभी तक थोड़ी बहुत बिहार के अंदर हिंदू मुस्लिम कम होता था, अब तो मुख्यमंत्री ही उनका ऐसा है जो साफ कहता है कि पिछले चुनाव में 22 लाख वोट मैंने करवाए। तो समझ लीजिए कि अब आने वाली राजनीति में तो अन्य दल जो एनडीए में है, चर्चा कर रहे हैं लोग कि अब इनकी बारी आएगी, पूरी तरीके से भगवा में हो जाएंगे। चाहे वो चिराग पासवान हो, चाहे वो जीतन राम मांझी हो, चाहे वो उपेंद्र कुशवाहा हो, इनकी मर्जी के बिना वो एक कदम नहीं बढ़ पाएंगे और सबको चाहिए सत्ता की मलाई। यही वजह है कि सब हाँ यहाँ करने में जुटे रहते हैं। जब नीतीश कुमार इनके आगे नतमस्तक हो गए तो उनकी हैसियत
लेकिन गोयल जी, ये तो छोटे-छोटे दल हैं, इन लोगों की हैसियत नहीं है, लेकिन यहाँ तो वोट नीतीश कुमार के चेहरे पे माँगा गया था जुमा-जुमा, अभी 6 महीने वही कहने लगा। हुए जी, हैं जी। और ये तो जनता तो ठगा हुआ महसूस कर रही होगी अपने आप को, क्योंकि इतना विरोध के बाद भी जनता ने उनको वोट दिया था। देखिए, नीतीश कुमार अपने आप में इस बात को साबित करने में सफल रहे हैं कि वो बेदाग हैं और जनता में जी, उनका 20 साल में भले ही कुछ ना हो, लेकिन उनकी सादगी लोगों को पसंद है। जी, यही वजह है कि कुछ परसेंट वोट उनके साथ हमेशा रहेगा, चाहे उन्होंने कुछ किया हो या ना किया। लेकिन बिहार के लोग उनको अपना मानते हैं, यही वजह है कि नीतीश कुमार को पूरा एक बार फिर से स्थापित हो गए। कहाँ पिछले 2000 उसके चुनाव में आपने देखा था कि किस तरीके से 43 सीट पे आ गए थे। उसके पीछे सबसे बड़ा कारण रामविलास पासवान के लड़के चिराग पासवान की भूमिका रही। उन्होंने जमकर नीतीश कुमार के खिलाफ में खूब प्रचार किया। उनका सीधा-सीधा कहना था कि मोदी तो हमारे राम हैं, हम उनके हनुमान हैं और नीतीश तेरी खैर नहीं, बीजेपी से बैर नहीं। ये चुनाव के दौरान में खूब प्रचार किया और आज यही हालत है कि नीतीश कुमार की शान में कसीदे पढ़ रहे हैं चिराग पासवान कि बहुत बढ़िया नेता। तो इसे कहते हैं समय और मौका परस्ती। बिहार में जो सीएम बनाए गए हैं, उनका इतिहास भारतीय जनता पार्टी में बहुत पुराना नहीं है। उनको आए हुए जुमा-जुमा 8 साल हुए, उनसे कई बड़े नेता बिहार में मौजूद हैं और कद्दावर नेता हैं, जो केंद्र में मंत्री भी रहे हैं। लेकिन अब नई भाजपा है, इसमें आप कैसे देखते हैं कि सम्राट चौधरी क्यों चेहरा बन के निकले बीजेपी के लिए सीएम का? और आपको कैसा लगता है कि बीजेपी के लिए ये क्या साबित होंगे? क्या बीजेपी के लिए हुकुम का एक्का साबित होंगे या बीजेपी के लिए ये जो क्राउन इनके सिर पे रखा गया है, ये आगे बीजेपी का रास्ता साफ करेगा बिहार को? क्योंकि बिहार की राजनीति बड़ी पेचीदा भी है। जातीय समीकरण है, एक से एक नेता हैं, दूसरी पार्टियां भी ताकतवर हैं। इस स्थिति में क्या उम्मीद करते हैं आप सम्राट चौधरी से? देखिए भाजपा की पुरानी परंपरा है। आप पिछले 12 साल का अगर इतिहास देख लीजिए, तो इन्होंने कभी पुनर्विश्वास ऐसे लोगों पे जताया जो नए हों, राजनीति में नए हों। जी, 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 बिल्कुल सही। गुजरात में जब विजय रूपाणी को इस्तीफा दिलवाया, तो उनके बाद में बहुत सारे लोग थे, नितिन पटेल जो कि सेकंड लेफ्टिनेंट थे, वहाँ पे डिप्टी सीएम थे, उनको नेस्तनाबूद कर दिया। बहुत बड़े-बड़े नेता थे, उन सबको कोई जगह नहीं दी गई। एक ऐसे व्यक्ति को जो पहली बार चुनाव जीत कर आता है और उसकी एजुकेशन भी बहुत ज़्यादा नहीं थी, पॉलिटेक्निक करके आया था और पहली बार बीजेपी ने टिकट दिया और जीत कर आया, उसको मुख्यमंत्री बना दिया। ऐसा ये एक अकेला नमूना नहीं है। आप उत्तराखंड को देख लीजिए, न जाने कितने बड़े-बड़े नेता हैं, बीसी खंडूरी हैं, आपके और भी बड़े नेता हैं, निशंक हैं, तो इन सबको उन्होंने साइड करके जिस तरीके से आपको धामी को बनाया, पुष्कर सिंह धामी को उन्होंने मुख्यमंत्री बनाया। आप राजस्थान का आप एग्ज़ाम्पल ले सकते हैं कि वसुंधरा राजे सिंधिया जिस तरीके से 2 बार की मुख्यमंत्री, लेकिन बीते चुनाव में उनको नेग्लेक्ट किया गया और जब वहाँ पे सरकार बनने की स्थिति आई, तब विजय राजे सिंधिया को हटाते हुए पहली बार के विधायक आरएसएस से आने वाले भजन लाल शर्मा को मुख्यमंत्री पद की शपथ दिला दी गई। बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स हैं, आप देख लीजिए। आप छत्तीसगढ़ का मामला देख लीजिए। डॉक्टर रमन सिंह 3 बार मुख्यमंत्री रहे, उनको साइडलाइन करके जिस तरीके से वहाँ पर विष्णु साय को लाया गया, तो ये मान के चलिए उनकी कसौटी में, उनकी परीक्षा में आपके सम्राट चौधरी पूरी तरीके से 100% अव्वल पास हुए हैं।
क्योंकि भाजपा को पढ़ाई लिखाई से कोई मतलब नहीं, ना विकास से मतलब है। उनको कहा कि केंद्र से जो कह दिया गया कोई इस बट नहीं करेगा, कोई भी सवाल जवाब नहीं होंगे, हूबहू वही पालन होगा। तो मेरे ख्याल से तो सम्राट चौधरी एक तरीके से स्पोक पर्सन ही है केंद्र के, केंद्र जो कहेगा वो करेंगे। और यानी अब ये जी, समझ लीजिए रीजनल पार्टीज का बिहार से खात्मा शुरू हो गया। हाँ, मेरा सवाल यही है कि अब जो वहाँ पे बिहार में जो पार्टियों का समीकरण है, नीतीश की पार्टी का क्या होगा? और आरजेडी अब क्या हाथ पे हाथ रख के बैठी रहेगी? कमान बीजेपी के हाथ में है पूरी तरह से, बीजेपी अब पूरी तरह से अपने हिसाब से बिहार को डील करेगी, डबल इंजन बताएगी। इस स्थिति में आरजेडी का क्या होगा? और नीतीश कुमार का क्या होगा? आप इस पे गोल जी, आपका क्या कहना है? देखिए आरजेडी बहुत पसोपेश में है। आपने पिछले 15-20 साल का रिकॉर्ड उठा के देखिए, लालू प्रसाद यादव ने कभी भारतीय जनता पार्टी का साथ नहीं दिया। वो हमेशा विपक्ष में ही रहे, पिछले 12 साल से विपक्ष में थे और केंद्र में जब यूपीए की सरकार थी तब उनके सपोर्ट में थे। आज भी वो कांग्रेस के सपोर्ट में। तो ये समझ लीजिए कि तेजस्वी यादव किसी न लेन देन के कारण अपनी राजनीति को बचाए रखने के लिए प्रयास तो करेंगे। तो ये सोच लीजिए कि नॉर्थ पोल और साउथ पोल है, ये कभी एक दूसरे को ना अपना पाएंगे। भारतीय जनता पार्टी तो एक बार तो तैयार हो जाएगी कि तेजस्वी यादव को भारतीय जनता पार्टी, लेकिन उनके ब्लड में वही लालू प्रसाद यादव का ब्लड है। मुश्किल लगता है, कह नहीं सकते, राजनीति है, पता नहीं कब क्या हो जाए। वैसे सामान्य तौर पे यही उम्मीद है कि लालू प्रसाद यादव के खानदान और आरजेडी का भारतीय जनता पार्टी के साथ में एकजुट होकर राजनीति करना मुझे तो मुश्किल है। तो फिर एनडीए वो जेडीयू का क्या होगा? जेडीयू में अब खेल खत्म समझें क्योंकि केंद्र में वो है नहीं, और स्टेट की बात है तो स्टेट में उन्हीं के नाम पे पार्टी थी, मुख्यमंत्री थे, जेडीयू के चेहरा थे नीतीश कुमार। अब प्रदेश में क्या होगा जेडीयू का देखिए भविष्य? जनता दल यूनाइटेड पहली बार टूट नहीं रही है। इससे पहले आपको एक नेता याद होंगे जो नीतीश कुमार के बाद सबसे बड़े नेता आरसीपी सिंह कहलाते थे, एक सीनियर आईएएस अफसर थे। नीतीश के बाद आरसीपी सिंह ही पार्टी के मुख्य करता धरता थे। भारतीय जनता पार्टी ने उनको अपनी तरफ मिलाया, उनको कैबिनेट में जगह दी। बाद में उनको पिछले चुनाव के दौरान, इस चुनाव में इससे पहले वाले चुनाव के दौरान आरसीपी सिंह को बिहार भेजा और ये कहा कि आप पार्टी को दो फाड़ करो, कुछ विधायकों को लेकर आप इधर आ जाइए। ये बात नीतीश कुमार को पता चल गई और नीतीश कुमार ने उनको बड़े सफाई के साथ अलग कर दिया। बाद में उन्होंने पार्टी वार्टी बनाई, लेकिन उनका ये समझ लीजिए कि जिसने मूल पार्टी को छोड़ा उसका कोई अस्तित्व नहीं रह जाता। चाहे वो कांग्रेस रही, कांग्रेस के नेता इंदिरा गांधी ने भी कांग्रेस बनाई, उमा भारती ने भी अपनी पार्टी बनाई, कल्याण सिंह ने भी अपनी पार्टी बनाई, लेकिन मूल पार्टी से जिसने भी हट कर काम किया वो राजनीति में सक्सेसफुल नहीं है। तो ये समझ लीजिए कि जनता दल यूनाइटेड अब बिखरने में देर नहीं लगेगी। कुछ भी, बहुत सारे नेता तो अभी भी भारतीय जनता पार्टी के आगे नतमस्तक रहते हैं, चाहे वो संजय यादव हो, संजय जायसवाल हो, आपके विजय चौधरी हो, विजेंद्र यादव हो। तो ये सब पहले से ही भारतीय जनता पार्टी के मुरीद है। उधर से सिग्नल होते ही पार्टी अपने आप बिखर के उधर चली जाए। जहां तक मुझे राजनीतिक घटनाक्रम याद आते हैं तो उसमें दिखता है कि कैसे लल्लन सिंह भारतीय जनता पार्टी के साथ में कैसे घुल मिल गए। तो इस बात में कोई शक नहीं कि जनता दल यूनाइटेड का संकट के बादल छा
यानी कि आप कह रहे हैं कि धीरे-धीरे पार्टी ये टूटेगी और जो नेता हैं वो बीजेपी में दिखाई पड़ेंगे। आपका मानना ये है सीधे-सीधे ललन सिंह हैं या दूसरे हैं, क्योंकि पार्टी बनाएँगे तो पार्टी चलेगी नहीं, क्योंकि पार्टी का आपने बता ही दिया इतिहास। कल्याण सिंह, उमा भारती बड़े-बड़े दिग्गज पार्टी बना के कभी सफल नहीं हो पाए। तो उनको एक ही लगेगा कि भई इसी पार्टी में आओ और यहीं पे अपना तलाश करो अपनी आगे की राजनीति को, शायद ही ऐसा आपका मानना है। बहुत-बहुत धन्यवाद गोयल जी। अब आपने बिल्कुल पिक्चर क्लियर की कि सम्राट चौधरी को बिहार में सीएम क्यों बनाया गया। बीजेपी अपने एक ऐसे नए चेहरे को लेकर आती है जिस पे वो नियंत्रण कर सके, केंद्र से वहाँ की सरकार चला सके। आपने सीधे-सीधे उदाहरण दिया उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, राजस्थान, मध्य प्रदेश सामने है। यहाँ के जो सीएम बनाए गए, अब इवन आपने गुजरात का भी उदाहरण दिया कि आप अगर पिछली राजनीति भारतीय जनता पार्टी का देखिए, नई भाजपा का देखिए, तो ये स्टेट आपके सामने है कि यहाँ के मुख्यमंत्री वो हैं जिनका कोई लोग उनके स्टेट में नाम नहीं जानते थे। भारतीय राजनीति की बात तो छोड़िए, सिनोरी छोड़िए। राजन जी, एक ये एक लाइन मैं जोड़ना चाहता हूँ जी, कि ये जो नए सीएम बने हैं सम्राट चौधरी पर चुनाव के दौरान जन सुराज पार्टी के जो संस्थापक थे प्रशांत किशोर ने बहुत गंभीर आरोप लगाए थे। फेक जी, डिग्री होने की बात करी, इनके ऊपर हत्याओं के आरोप लगे और सबसे बड़ी बात है कि सुप्रीम कोर्ट में गलत था एफिडेविट जमा किया जिसके जरिए इन्होंने साबित किया कि हम उस वक्त नाबालिग थे। जब 2020 में चुनाव के वक्त जो एफिडेविट जमा किया उसके आधार पर ये साबित हो गया कि तब वो 26 साल के थे। 21 साल बाद 26 साल के 31 साल बाद जब 2020 में चुनाव होता है तो वो अपने आप को 56 या 57 साल का घोषित करते हैं। इसके बावजूद चुनाव आयोग ने उनकी किसी भी बात का सत्यापन नहीं किया। ये बड़े अफसोस की बात है कि हमारी संवैधानिक संस्थाएं अपने कर्तव्यों को भुला बैठे। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। इनके ऊपर बहुत आरोप हैं। हत्या जैसे संगीन मामलों का आरोप लगता रहा। उनकी शिक्षा को लेके सवाल लगता रहा। उन्होंने कभी इसका खंडन भी नहीं किया सम्राट चौधरी ने कहीं मीडिया में और उसके प्रूफ भी नहीं दिखाए। रही बात एफिडेविट का, ये भी बात काफ़ी संगीन है। ऐसे व्यक्ति को पार्टी ने बिहार में मुख्यमंत्री बने। सीएम मुख्यमंत्री बनाया है। ये देखना होगा कि बिहार की जनता इसको कैसे करती है, कैसे आत्मसात करती है। दूसरा नीतीश कुमार का भविष्य अब आपके अनुसार जैसा कि आपने कहा कि पार्टी अब छिन्न-भिन्न होने के लिए तैयार है, क्योंकि अभी भी सुनने में आ रहा है 2 जनता दल यूनाइटेड के जेडीयू के 2 लोगों ने शपथ ली है जो डिप्टी सीएम बनाए जाएँगे। उनमें एक हैं विजय चौधरी और दूसरे हैं बृजेंद्र यादव। लोगों में एक धड़ा ये चाह रहा है कि नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार मंत्रिमंडल में शामिल हों, लेकिन सुनने में ऐसा आ रहा है कि निशांत कुमार मना कर रहे हैं। मंत्रिमंडल विस्तार में क्या होता है, ये भी देखने को मिलेगा। क्या भविष्य होगा नीतीश की पार्टी का, ये भी समय बताएगा। ब रही बात आरजेडी की, जैसा कि आपने कहा कि आरजेडी में आरजेडी की जो कमान जिस युवा नेता के पास है, वो अपनी लड़ाई लड़ता रहेगा और कांग्रेस के साथ मिलके जो इस तरह का जो गठबंधन है, जो विपक्ष है, उसके साथ उनकी राजनीति चलती रहेगी और बिहार में अब क्षेत्रीय पार्टियों का जो कि अभी तक चल रही थी, लगता है उनका अब समापन की ओर वो अग्रसर हो गई हैं। तो इससे समीकरण काफ़ी बदल भी सकते हैं। बहुत-बहुत धन्यवाद गोयल जी आप आए, आपने पूरी राष्ट्रीय राजनीति पे आप नज़र रखते हैं, उससे हमको अवगत कराया। अगली बार फिर हाज़िर होते हैं किसी अन्य मुद्दे के साथ। जी, धन्यवाद।